नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य के मंच में आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश पर करीब 3.33 लाख करोड़ का कर्ज है। इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में निवेश लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के लगभग सभी संभाग में इन्वेस्टर समिट की जा चुकी है। इसके लिए देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों का भी मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। अब मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर हैं। इसके पहले भी वो विदेश गए थे। अब मोहन यादव जापान दौरे के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सहयोग पर चर्चा करेंगे। पहली बैठक ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के साथ होगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। इस समिट में उद्योगपतियों और निवेशकों ने 15,42,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के उद्योग लगाने के प्रस्ताव दिए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि बीते एक दशक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ चुकी है। अगले 5 साल में इसे 2 गुना करने का लक्ष्य है। राज्य का निर्यात भी 65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने एनर्जी, माइनिंग, एजुकेशन और MSME जैसे क्षेत्रों के लिए नई नीतियां बनाई हैं। निवेशकों के लिए यह नीतियां एक अनुकूल वातावरण पैदा कर रही हैं। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कि इस जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, इस पर जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को जब भी मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तो पछता कहाँ है। मध्य प्रदेश के लिए निवेश सृजन हो, रोजगार संवर्धन हो, ये कांग्रेस को कहाँ समझ आएगा। और ये कांग्रेस की जो कलई है, जो सालों के शासन में जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई, वो आज होते हुए दिखता है। तो कांग्रेस की बौखलाहट स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी 9 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों की आशाओं को लेके गए और मध्य प्रदेश में आर्थिक प्रगति हो, औद्योगिक क्रांति हो, उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। पूरा मध्य प्रदेश की भावनाएं उनके साथ हैं। कांग्रेस सिर्फ मध्य प्रदेश को बदनाम करने और मध्य प्रदेश के हित में उठाए जाने वाले कदमों को नीचा दिखाने का काम करती है। ये बिहारी ने एक दोहा लिखा है, कोलू के तुम बैला बनी हो, 110 कोस घरईमा चली हो, कटी घास ना पई हो। जो कोलू का बैल होता है वो 150 किलोमीटर दिन भर में चलता है। जब उसकी आंख की पट्टी निकाली जाती है तो वो देखता है कि जहां से उसने चलना शुरू किया था वो तो वहीं खड़ा है। तो ये कोलू के बैल की तरह प्रयास है। ये पर्यटन है। पर्यटन करने, घूमने फिरने गए हैं मुख्यमंत्री जी। वहां से क्या, जापान से क्या निवेश आना है यहाँ। वो सेमीकंडक्टर तो बनाएगा नहीं भारत में, बनाएगा क्या। चिप तो बनाएगा नहीं भारत में, बनाएगा क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरे बाजार में छाया हुआ है भारत में, खासतौर से म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, कूलर, टेलीविजन और अपने माइक्रोवेव ओवन्स। तो वहीं से इतना उसका निर्यात है कि वो यहाँ का को फैक्ट्री लगाएगा। अब यहाँ का को टेक्नोलॉजी अपनी देगा आके। कोई भी देश जब किसी चीज का निवेश करता है दूसरे देश में तो कभी भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं करता वो, क्योंकि वही उसकी मोनोपोली का साधन है। तो जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन देशों से उम्मीद ना करें कि कोई निवेश यहाँ पर आएगा। कोई उम्मीद ना करे कि निवेश यहां पर आएगा, क्योंकि कांग्रेस है, विपक्ष है, इसलिए वो तो कहेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस तरीके की इन्वेस्टर समिट हुआ करती थी, इस तरह का प्रयास किया जाता था और विदेश यात्रा पर भी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री जाया करते थे। क्या समस्या है जब प्रदेश के मुखिया अगर जापान जाते हैं, और जापान से शायद इसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताना भूल गए हैं कि जब इनके सरकार के मुखिया गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम विदेशों से निवेश लाकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यही उद्देश्य लेके हो सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव गए हों। हमारी चर्चा का विषय यही है और हम इस पर चर्चा करें उसके पहले आइए आपको अपने जो सहयोगी हैं, गेस्ट हैं, उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक, समालोचक हैं और रमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से हमारी साथ जो जुड़े हैं श्री कांग्रेस के प्रवक्ता हैं श्री फिरोज सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ श्री योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं, आपका योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
हम सबसे पहले रमेश शर्मा जी के पास आना चाहते हैं। रमेश जी, आपने अभी कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं की बात सुनी, आशीष जी ने क्या कहा, मुकेश नाइक जी ने क्या कहा। आपको क्या लगता है कि एक परंपरा बन गई है कि विरोध के लिए विरोध करना है, बाकी सकारात्मक मामले हो सकते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा से मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रति कुछ उनका सकारात्मक भाव होगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस समय अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं तो वो कहीं ना कहीं निवेश को आमंत्रित करने के लिए गए हैं। तो और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है और ना मोहन यादव जी पहले मुख्यमंत्री हैं। देश भर के लगभग सभी मुख्यमंत्री और सभी दलों के मुख्यमंत्री निवेश के लिए विदेश जाते हैं और फिर निवेश के करार करके उसमें से लौटते हैं। ये ठीक है कि कई बार जितने करार होते हैं उतना निवेश नहीं आ पाता, कई बार कम निवेश आता है, लेकिन आता तो जरूर है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी गए हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लौटे हों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए थे, हिमाचल के अभी गए मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से पूरे भारत के मुख्यमंत्री जाते हैं जी। अभी पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गए थे, अलग अलग दलों की सरकारें हैं वहां। तमिलनाडु में कांग्रेस भाजपा नहीं है, अन्य सरकारें हैं, तो मुख्यमंत्री जाते हैं, निवेश के लिए आमंत्रित करके आते हैं। तो उसी में मोहन यादव जी गए हैं। और इस समय उनकी जापान यात्रा को मैं दो कारणों से महत्वपूर्ण मान रहा हूं। एक समय हुआ करता था कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत हावी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा चीन ने डाउन किया है। उस चीन ने जब से डाउन किया है तो उसको नया सेक्टर चाहिए था काम करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए हैं और उनसे किसी तरह का टाई अप अगर होता है तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश को इससे दो लाभ होंगे। एक तो निवेश आएगा ही, मुद्रा का परिचालन बढ़ेगा, मुद्रा का परिचालन बढ़ेगा तो मुद्रा स्फीति की दर जो है वो कम होगी, तो मोटे तौर पर परिचालन बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी कि कितनी चीजें हैं जो हम आयात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आयात पर भी उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव भी है योगेश जी को कि वो अपनी सरकार तक पहुंचाए। हमेशा याद रखिए, संतुलन रहना चाहिए। जैसे प्रकृति संतुलन से चलती है, फूल के साथ कांटे होते हैं, प्रकाश के साथ अंधकार होता है। तो निवेश बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ कुटीर उद्योग हमारा कम ना हो। अमेरिका आज केवल इसलिए डाउन हो रहा है कि एक समय अमेरिका 100 वर्ष तक उसने पूरी दुनिया को अपने इशारे पर चलाया, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, लेकिन इस समय डाउन केवल इसलिए हो रहा है कि उनके यहाँ जो लोकल कुटीर उद्योग था, जो मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, तो मैं समझता हूं इस बड़े निवेश के साथ साथ उस मुद्दे पर भी सरकार समानांतर रूप से काम कर रही है। वरना 150 वर्ष बाद जो जापान की स्थिति हुई, जो अमेरिका की स्थिति हुई, ऐसी स्थिति या सोवियत संघ की जो स्थिति बनी थी वो स्थिति ना बने। हमको उस अनुभव से लेकर के इस निवेश के साथ साथ कुटीर उद्योग पर भी जोर देना। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी जो गए हैं, जो उनका शेड्यूल आया है 4 दिन का, मैं समझता हूं इससे मध्य प्रदेश को लाभ होगा। बिल्कुल। मैं आप बने रहिए मेरे साथ। मैं फिरोज जी के पास आना चाहता हूं। फिरोज जी, क्या मुख्यमंत्री अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश को तो कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, तो ये मुकेश जी को या कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सकारात्मक सोच भी रखी जा सकती है? शिशिर भाई, ये बताइए आप मुझे कि आज तक ये सरकार सैकड़ों सबमिट कर चुकी 20 साल में, एक भी इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी किया है कि हम ये श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं और ये हमने इतने हमारे मुख्यमंत्री ने करार किए थे जिसमें से इतने फलीभूत हो गए। एफडीआई की स्थिति मध्य प्रदेश में ये है कि जो देश में टोटल निवेश आता है उसका 30 पैसे निवेश मध्य प्रदेश में आया। ठीक, एक घोषणावीर थे, वो चले गए। हम सोचते थे ये जो दूसरे आए हैं ये घोषणावीर से ठीक होंगे, ये चीजों को समझेंगे, काम करेंगे, लेकिन ये भी उसी राह पे चल निकले। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कुटीर उद्योगों की बात। शर्मा जी को मैं बता दूं कि जो आप ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन होता है ना, कौन सा ये जो जन अभियान परिषद की सेवा की तमाम 20वें नंबर का राज्य मध्य प्रदेश है लघु मध्यम और सूक्ष्म मामलों में 20वें नंबर का राज्य है ये। ठीक, अब तीसरी बात पे आ जाइए। ये मुख्यमंत्री भी क्या है, अधिकारियों के कहने पे चलने लगे हैं। अधिकारी इनको हवा भर देते हैं कि साहब चलिए जापान घूम आएंगे,
चलिए साहब अमेरिका घूम आएंगे, बता देना आप तो कि हमारे यहाँ की सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है, तो इनके मुख्यमंत्री भी वैसे ही बता देते हैं। क्या एमपी एलआरसी में इन्होंने कोई चेंज किया कि निवेशक आएंगे तो उनको ये कठिनाई होती है, इसलिए मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड कोड में हम ये परिवर्तन कर रहे हैं भू राजस्व संहिता में। क्या इन्होंने कोई ऐसा बिजली का सिस्टम बनाया कि यहाँ हम सोलर वालों को जगह देंगे, यहाँ हम ऑटोमोबाइल को जगह देंगे, यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जगह देंगे? ऐसा कुछ दिखता है आपको इनका? बिल्कुल। ये मतलब हालात ये है कि दूसरे राज्य तो अंबानी अडानी को ले भी आए, ठीक है, मोदी जी के डर के मारे इधर अंबानी अडानी भी नहीं आए। ये हालत है इस भारतीय जनता पार्टी की। और निवेश की बात करो, मोदी जी क्या ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को फ्री में वोट देते हैं? वो बोइंग का जो था महाराष्ट्र की जो प्रोजेक्टें थी वो उठा के गुजरात ले गए, एक आध मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिया उन्होंने? बताएं ना, जवाब तो दीजिए हम लोगों को, कोई बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि हम तो साहब जो है विरोध करने को विरोध करते हैं, तो अरे आप तो 1 साल हो गया, 1 साल में 2-4 तो आए होंगे ना निवेशक। चलिए मैं के ही नाम बता दो। चलिए मैं तो गुप्ता जी हो जाएगी। चलो भैया आपके सवालों का जवाब गुप्ता जी से दिलवाता हूं। गुप्ता जी, जैसा सिद्दीकी जी ने कहा है, आपको क्या लगता है कि इसके पहले भी बहुत सारे, जैसा शर्मा जी ने अभी बोला, पहले शिवराज जी भी जाते थे और अब मोहन जी भी जा रहे हैं, तो कहाँ क्या जिस तरीके के फिरोज जी आरोप लगा रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह जाती है? क्यों इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाता है उतना? देखिए शिशिर जी, जिन्होंने अपने 55-60 साल के शासन में मध्य प्रदेश की खनिज संस्थाओं को लूटा और एसी में बैठकर केवल मुंह चला, जिस तरीके से मुकेश नायक जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने आज जो इस विषय पर बयान दिया है, बेहद निंदनीय बयान। काश वो आंखें खोलकर देख लेते कि जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, शुरुआत के तीसरे महीने में फरवरी 2024 में उज्जैन में इन्वेस्टर समिट हुई। उज्जैन के बाद 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें हमारे लोकल फॉर वोकल, जिसकी बात आदरणीय शर्मा जी ने करी, उसको प्रमोट करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जाए, इस बात पर 1 to 1 चर्चा डॉक्टर मोहन यादव ने की। साथ में उद्योग विभाग से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को साथ में रखा ताकि वहीं तुरंत फौरी तौर पर समस्याओं का निवारण किया जाए और फौरी तौर पर अलॉटमेंट किया जाए। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अभी तक रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आ चुका है। नहीं, लेकिन गुप्ता जी, लेट मी कंप्लीट। बहुत सारे सवाल उठाए, सबके जवाब दूंगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इन्होंने शिवराज जी के ऊपर सवाल उठाया। शिवराज जी के टाइम में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, अगर आप मुझे 5 मिनट का समय या 3 मिनट का समय देंगे तो मैं वो इन्वेस्टर समिट के आंकड़े आपके माध्यम से फिरोज जी की आंखें खोलना चाहूंगा कि इन्होंने श्वेत पत्र की बात करी थी ना। अगर आप लोग कुछ पढ़ते लिखते हो नहीं और मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल को नजरअंदाज करते हो, उस पर सारी जानकारियां विस्तार से दी गई हैं। अक्टूबर 2007 में पहली इन्वेस्टर समिट हुई, 102 MOU साइन हुए, 17,311.19 करोड़ का निवेश आया, 49,750 लोगों को रोजगार मिला। यह पहली इन्वेस्टर समिट थी। दूसरी हुई अक्टूबर 2010 में, 109 MOU साइन हुए, 26,879.23 करोड़ का निवेश आया, 25,000 युवाओं को रोजगार मिले। तीसरी समिट थी अक्टूबर 2012 में, केवल 5 हुई है। ये शर्ट जो आप पहने, ये क्या वो निवेशकों ने इधर फैक्ट्री खोली क्या? सवाल पूछते हो तो आंसर सुनने का धैर्य धारण करो, साहस रखो। हम सवाल पूछ रहे हैं तो ज्ञान क्यों भगा रहे हो? हम तो ये पूछ रहे हैं कौन सी गाड़ी है जो सवाल उठाया, उसका जवाब ले लो। फिर डॉक्टर मोहन यादव की क्या उपलब्धियां हैं, उसके जवाब ले लो। आप जवाब से भागते हो, आप सिर्फ समय जाया करते हो। जब आप बोल रहे थे मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? आप बीच में बिगाड़। आपसे हम यही तो सवाल कर रहे हैं आदरणीय। अरे आदरणीय, हम यही तो सवाल कर रहे हैं आपसे। आप हमको बता दीजिए किधर जवाब दे लगा, कौन सी मालनपुर में लगवाई क्या, देवास में लगवाई क्या, लखनपुर में लगवाई क्या, ये फैक्ट्री लगी कहाँ है वो बता दो हमको। निश्चित जी, इस प्रकार की डिबेट से सार्थकता नहीं होती है। जब ये बोल रहे थे तो मैं इनको शांतिपूर्वक सुन रहा था। जब के माध्यम से जानकारी लगे कांग्रेस के पेट में
प्रयास कर रहे हैं। अच्छा काम होता है, ये जो संघी आते हैं ना, ये संघी आते बंद कर दो। अपनी वास्तविकता हमें पिन पॉइंट पे आंसर चाहिए। मेरी जेब का 200 रुपए का समोसा खा रहे हैं मुख्यमंत्री उधर, वो आज उभरते हुए मध्य प्रदेश को नहीं देख पा रहे हैं। उद्योगपतियों को कैसे आकर्षित करता है मोहन यादव ने बखूबी दिखाया। मुझे पिन पॉइंट आंसर चाहिए अपनी बात का। शिशिर जी, इस प्रकार में डिबेट करता नहीं हूँ, और ये कांग्रेस के लोग हमेशा इसी प्रकार घर चले जाओ। आप प्रश्न पूछते हो, जवाब सुनने का तो साहस रखो। जवाब बताओ ना, 2007 में कौन कौन सी फैक्ट्री लगी, 49,000 लोगों को रोजगार मिल गया, तो कहाँ मिला? देखिए योगेश जी सिद्दीकी जी, एक दोनों लोग पानी पी लीजिए, मैं जब तक रमेश जी के पास आ रहा हूं। रमेश जी, चूंकि आरोप प्रत्यारोप तो भाजपा और कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर लगाएंगे, आपको लगता है ऐसी बातें आती थीं कि पहले जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं अपेक्षा के अनुरूप उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया था, और उसकी कमी को दूर करने की कोशिश सरकार में बैठे उच्च अधिकारी लोग हैं ये प्रयास कर रहे थे। एकल खिड़की की भी शुरुआत की थी, क्योंकि उद्योगपति बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे उद्योग आ सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याएं थी, कुछ ऐसे जो लिखा पढ़ी में नहीं हो पा रहा था, ऐसी समस्याओं की वजह से उन लोगों ने विड्रा कर लिया था। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है, 100% तो रिजल्ट कहीं नहीं आते। हम सब लोग भी अगर स्कूल जाते थे तो क्या 100 में से 100 नंबर ले आते थे? क्या नहीं आ सकते थे? तो स्वाभाविक रूप से जो निवेश की अब तक बातें हुई हैं, कमलनाथ जी के समय भी हुई हैं, शिवराज के समय भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, तो 40% से ऊपर निवेश आ रहा है। और मेरी दृष्टि में 40% से ऊपर जो निवेश आता है एग्रीमेंट के बाद, वो मेरी दृष्टि से ठीक है, वो संतोषजनक है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि कई बार जो उद्योगपति होते हैं वो अपने दूरगामी हितों को ध्यान में रख करके एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं उसमें एक जलेबी जैसी बनाते हैं, कहीं इस बाधा आ गई, कहीं वो बाधा आ गई, तो कोई बात नहीं, 40% आ गया तो ठीक आ गया। तो मैं समझता हूं निवेश के लिए हमको प्रयत्न तो करना चाहिए। बाय द वे, कभी अगर ऐसा हो कि 4 लोगों से हमने बातचीत की, वो चारों लोग नहीं आए, तो क्या उस अभियान को बंद कर देना चाहिए? अभियान तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली भविष्य की जो दुनिया है, भविष्य की दुनिया कहीं ना कहीं भारत के हाथ में है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। तो और कम से कम अगले 50 वर्षों तक भारत युवाओं का देश रहेगा, उसके बाद फिर डाउनफॉल यहाँ पर शुरू होगा। तो इन 50 वर्षों में हम कितना निवेश लाते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी खुद की खड़ी करते हैं, ये जो चीज होगी, जो भारत इस समय स्टेब्लिश हो जाएगा, ये मान करके चलिए कि आगे चल करके काम आएगा। निवेश के लिए सभी सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए, और वो कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं 2 तरह का होगा, मुद्रा का परिचालन भी होगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार मिलते हैं। कई बार एक उद्योग आ गया, उसमें मान लीजिए उसने 25 लोगों को उसने अपने यहाँ नौकरी दे दी, तो उस उद्योग के सामने एक चाय वाले की दुकान भी खुल जाएगी, एक समोसे वाले की भी दुकान खुल जाएगी, तो ये साइड रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये प्रयत्न होना चाहिए। और वैसे जहां तक आरोप प्रत्यारोप की है, हॉकी में जिस तरीके से पाले बदल जाते हैं, उसी तरीके से जो पार्टी विपक्ष में आती है वो आलोचना में आ जाती है, जो सरकार में आती है वो नीतियों का समर्थन करने लगती है। तो ये तो खास तौर से चलता ही है, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिनको राजनीति से ऊपर मानकर चलना चाहिए। समृद्धि की दृष्टि से जो काम हो रहे हैं उसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। रमेश जी, एक सवाल और, चूंकि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये आपने भी देखा होगा, कुछ आपने उस पर शुरुआत भी की थी कि कुछ बड़े उद्योगपति जमीनें ले लेते हैं सरकार से, जमीन पे फाइनेंस हो जाता है। ये मैं 2010-12 के बाद की बात कर रहा हूं कि कुछ बड़े उद्योगपतियों ने बहुत सारी सरकार से जमीनें ले ली, उस पर फाइनेंस भी हो गया, लेकिन आज तक धरातल पे उनके उद्योग नहीं उतर पाए। तो ऐसे से बचना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे से बचना चाहिए, लेकिन कई बार जब वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तब अपन को ये उनकी मानसिकता का पता नहीं चलता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये घटना यद्यपि करीब 60 वर्ष पुरानी, 70 वर्ष पुरानी मध्य प्रदेश की है, जो मैंने पढ़ा था। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने आकर के यहाँ चूने की खदानें ली, लेकिन सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ नहीं डाली, मध्य प्रदेश में नहीं डाली, सीमेंट की फैक्ट्री उन्होंने कहीं दूसरी जगह डाली। तो कई वक्त कौन सा उद्योगपति क्या करता है
ये तो आने वाला समय बताता है, लेकिन हमको एग्रीमेंट करना चाहिए। सरकार ने लेकिन एक दो नियम एक अच्छे बदले हैं। जो पहले एमओयू साइन करते थे, वो एमओयू साइन की पद्धति उन्होंने बदल दी है। अब उन्होंने एग्रीमेंट की पद्धति लागू की है। तो उस एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस भी होती हैं, सरकार ने बढ़ाई है। शिवराज के समय कुछ कंडीशंस बढ़ी थी, चेंज हुआ था। मैं समझता हूँ उन कंडीशंस पर ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उसके अनुरूप उसमें जो कि वो वादा करते हैं, जो कंडीशन सब तय होती है, उसमें ये वादा करते हैं कि 1 साल में इतने प्रतिशत करेंगे, 2 साल में इतने प्रतिशत करेंगे, वो 5 वर्ष तक की उसमें रहती है। तो मैं समझता हूँ जो तंत्र होता है, उस तंत्र को इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एग्रीमेंट की निवेश की जो कंडीशन है वो बराबर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर उसमें वो कुछ कमजोरी आ रही है, मान लीजिए जो एग्रीमेंट है उससे निवेश कम हुआ है, तो मैं समझता हूं उस पर थोड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लिखा पढ़ी हो, ना ज्यादा कुछ हो तो चिट्ठी पत्री जारी करें। मैं समझता हूं इसमें थोड़ा तंत्र को एक्टिव होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से फिरोज जी आपके पास आना चाहता हूं, और योगेश जी आपसे आग्रह है कि जो वो जवाब दे रहे थे और नए मामलों में जो वो आपसे पूछेंगे वो आप पक्ष रखिएगा, और फिरोज जी जब योगेश जी जवाब दें तो आप उनका सुनिएगा। मेरा आग्रह सिर्फ यह है कि आपने आरोप लगाए हैं, आपकी 15 महीने सरकार थी फिरोज जी, और सरकार के दौरान बहुत सारे ऐसे अवसर आ सकते थे कि जब माननीय कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे और वो विदेश यात्रा पे गए थे, ऐसे एमओयूज जिन लोगों ने गलत किया था, एमओयू करने के बाद उद्योग नहीं डाला था, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सरकार कर सकती थी। देखिए, खंडवा में हमने उद्योग डाला, अपोलो टायर्स आया, मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के जो हमने एक लिस्ट जारी की थी कि ये जमीन पर उतर चुके हैं, 20,000 करोड़ के। ये कमलनाथ जी की सरकार की 15 महीने का काम है। दूसरी बात, अगर इन्होंने कोई, हम कह रहे हैं कि आज के 20 साल में जो हुआ वो हो गया, ठीक है। अब लेकिन क्या सरकार ने आप पत्रकारों के माध्यम से कोई खाका रखा सामने कि ये हमारे बीच में दिक्कतें थी, इन दिक्कतों को हम दूर कर रहे हैं और इन दिक्कतों को हम समाहित कर रहे हैं, उसमें ये बदलाव कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ निवेश आ सके। अरे ये महिंद्रा के पास, टाटा के पास चले जाते तो कम से कम, अभी महिंद्रा ने पूना में 2,000 करोड़ की जमीन खरीदी है, वो अपना नया प्लांट डालने वाले, वो मध्य प्रदेश में ले आते आप पीथमपुर में, नहीं लंदन जाएंगे। आज जापान में ओबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन, एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है। अफ्रीका से लगा करके इंडिया तक जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबके लिए एक आदर्श जीवन जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और आज़ादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले, इतने एक प्रकार से थोड़ा क्रशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य, अहिंसा मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूँ।
मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहाँ आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना और मध्य प्रदेश वासियों के लिए खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। आज एक और कष्ट को स्मरण करना चाहूँगा। बीते दिन अमावस्या के समय कुंभ में संगम स्नान में हमारे लिए दुखद घटना हुई है। सुबह कई सारे लोग काल के गाल में समा गए। परमात्मा उनको, बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे। ये एक तरह से हम सबके लिए दुखद बात है और मुझे इस बात के उस यात्रा के दरमियान अपने मोक्ष की खास करके दुखद घड़ी में मोक्ष को उन्हें प्राप्त किया है। घटना की जांच के उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो जहाँ है वहाँ से सुरक्षित रहे, आने जाने के मार्ग का निर्धारण कर सुरक्षित यात्रा पूरी करे। मैं सभी पुण्यात्माओं के लिए पुनः बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें।